ना क्वेश्चन नंबर 8, एक और इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन है कि दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है Q Q। इसके बीच का डिस्टेंस हम कुछ 2D मान लेते हैं। सेंटर से y डिस्टेंस पर एक स्मॉल q चार्ज रखते हैं। फाइंड q, ड्रॉ ग्राफ फोर्स वर्सेस y का, F वर्सेस y का, इस स्मॉल q पे F वर्सेस y का ग्राफ बताना है। तो इस y पे इसकी वजह से देखूं, अगर मैं इस प्लस की वजह से हमें जानकारी है कि लाइन जॉइनिंग द चार्जेस में फोर्स लगता है, तो इस पे दोनों ही सेम चार्ज है इसलिए इस तरफ लगेगा, रिपल्शन होगा। नेक्स्ट, इससे भी सेम डायरेक्शन है, सेम चार्ज है इसलिए ये भी रिपल्शन होगा, ये भी F और ये भी हो जाएगा F, दोनों ही F हो जाएगा। तो ये दोनों ही फोर्स, इधर भी F है और ये भी F है। इसको थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। इसका ऊपर का कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला कट जाएगा, F साइन थीटा बच जाएगा कौन सा, वर्टिकल वाला, डेट इज 2F कॉस थीटा। तो नेट फोर्स बराबर 2F, किसी एक की वजह से अगर मैं फोर्स लिखूं तो K Q1 Q2 अपॉन, ये डिस्टेंस D है, ये Y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट D² प्लस Y²। तो KQ बाई KQ1 Q2 अपॉन R², रूट का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है y अपॉन अंडर रूट D² प्लस Y²। तो नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर लें, तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा 2KQQ y अपॉन D² प्लस Y² के पावर में 3/2। ये हमारा हो गया है नेट फोर्स। अब सिंपल सा ये कर्व कोई नहीं दिख रहा है, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमारे सामने बहुत बार ये आने वाला है इस तरह का इक्वेशन। तो इस तरह के इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा भी हम निकाल सकते हैं कि कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और y इन्फिनिटी। एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके हम मैक्सिमा मिनिमा, अब कोई भी ग्राफ जैसे बनाना हो, हमें ग्राफ पूछा गया है सिंपल फोर्स का इक्वेशन, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसका अगर ग्राफ बनाना तो आप डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल लो, कुछ पॉइंट्स निकाल लो। जैसे y इक्वल टू 0 पे 0 दिख रहा है, इन्फिनिटी पर भी यहाँ से अगर हम y निकाल ले बाहर तो y³ हो जाएगा, नीचे Y² बच जाएगा, इन्फिनिटी पे ये भी फिर से 0 हो जाएगा। तो 0 पे 0, इन्फिनिटी पे 0, तो 2-3 पॉइंट हमें पता लग रहा है। फिर मैक्सिमा मिनिमा के बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमा अगर मिनिमा कैलकुलेट करना हो, y वेरिएबल फोर्स निकला है तो डिफरेंशिएट करके 0 कर लो, तो dF अपॉन dy, dF अपॉन dy, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो वैसे छोड़ देते हैं, 2KQQ, और यहाँ से ये डिफरेंशिएट करके आप u/v का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये 1 हो जाएगा, इनटू आप कर लेना इसको डिफरेंशिएट करके इसको 0 कर दो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स प्लस माइनस D/√2। तो इसका अगर ग्राफ मैं बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 0 पे भी 0,
फिर मैक्सिमा, फिर इन्फिनिटी पे भी 0, फिर ये कुछ इस तरह का। ये कहाँ मैक्सिमा आ रहा है? प्लस माइनस डी बाई रूट 2 पर, डी बाई रूट 2 पर। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं क्या? डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा ये। अगर डी एफ अपॉन डी वाई अगर मैं करूँ तो ये 2k क्यू क्यू, ये तो कॉमन ही आ जाएगा। u बाई वी में क्या लग जाएगा? ये डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसका क्या हो जाएगा 1, इसको छोड़ दिए डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2 यू भी माइनस, इसको वैसे ही छोड़ दिए। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो के पावर में आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2, ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में हाफ इंटू, अब अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y अपॉन वी स्क्वायर, जब मैं करूँगा तो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में q। और इसको मैं और थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो इसको 0 करना है, ये अगर 0 पुट करना हो तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो रूट यहाँ से कॉमन ले लो आप, ये 2 से 2 कॉमन, तो ये बच जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो 2y स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस डी बाई रूट 2। तो इसको सॉल्व भी मैंने करके आपको बता दिया है। तो ये इस तरह ग्राफ का नेचर हो जाएगा। अब मेरे मन में एक और सवाल यहां से आ गया है। अभी तो हमने आपको सिंपल फोर्स का कैलकुलेशन सिखा दिया है, ग्राफ बताना बता दिया है। मेरे मन में एक और अच्छा सा सवाल आ रहा है, तो उसको भी मैं बता देता हूं। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये फोर्स इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम फोर्स है। जो वर्टिकली ऊपर की तरफ फोर्स, मान लेते हैं इस क्यू चार्ज का मास है m, मान लेते हैं कि इस क्यू चार्ज का मास है m और ये वर्टिकल प्लेन में। तो अगर वर्टिकल प्लेन में है तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेट फोर्स। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं मैक्सिमम मास जो कि बैलेंस किया जा सकता है। तो मैक्सिमम मास विच कैन बी बैलेंस्ड, तो ये क्या हो जाएगा इस एम नोट में मान लेता हूं, तो ये एम नोट जी किसके बराबर हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स के बराबर। अच्छा ये फोर्स क्या था बराबर एफ मैक्सिमम के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा मैक्सिमम के बराबर। बट मैं वो नहीं जानना चाह रहा हूं, इससे तो आप एम नोट निकाल लेंगे। बट मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर आप इससे कोई भी छोटा सा मास ले लो, लेट्स सपोज m
लेस देन एम नोट लो, m लेस देन एम नोट लो, तो उसको बैलेंस करने के लिए उससे कम कोई फोर्स चाहिए। मान लेते हैं कि ये फोर्स, ये वो फोर्स है F, तो ये दो जगह बैलेंस होगा, एक x1 पर और दूसरा x2 पर। ये दो जगह बैलेंस होगा, एक x1 पर और दूसरा x2 पर। तो सवाल ये है कि अब दोनों ही जगह इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम है तो मन में जरूर सवाल आता है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो यही मैं जानना चाह रहा हूं कि x1 x2 कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, या दोनों ही स्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल है, इसकी जानकारी आपको देना है। तो सवाल ये है कि फॉर m लेस देन m नॉट, मैं चार ऑप्शन बना देता हूं, x1 एंड x2 आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब एट x1 एंड x2 स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एट x1 एंड x2 आर मतलब वो दोनों ही जगह क्या हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या फिर x1 इज स्टेबल एंड x2 इज अनस्टेबल है, या फिर x2 स्टेबल है और x1 अनस्टेबल है। तो क्या चीज इस चार में से क्या ऐसा संभव है, ये आपको बताना है। तो आप स्क्रीन करके पॉज करके आप सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है इसमें कि आपको डिस्प्लेस करके देखना है, अगर वो इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करे स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूर जाने की कोशिश करे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहीं ना जाने की कोशिश करे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सॉल्व करें। तो मैं आपको बताता हूं कि मान लो इक्विलिब्रियम से इस जगह पे देखें Q Q, मान लिया हमने ये डिस्टेंस है जहां मैक्सिमम मास बैलेंस होता है, ये m बराबर m नोट है, m नोट g बराबर f मैक्सिमम यहां से बैलेंस होता है। हमने इससे कम लिया है तो एक तो x1 ये आएगा और दूसरा x2 है, x1 x2 ना ले, y1 y2 हमने y में दे रखा है तो y1 y2 मान लें, y1 y2 एक इस y से स्टैंडर्ड y से एक उससे नीचे होगा और एक उससे यहाँ ऊपर होगा y2, इस दोनों ही जगह पे वो बैलेंस्ड होगा। अब एक चीज़ देखें, जब इससे मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा, मान लो हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है, जब ऊपर डिस्प्लेस किया हूँ इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे गया हूँ, ये y1 और ये y2, इससे थोड़ा सा आगे गया हूँ, इससे थोड़ा सा आगे जाने से ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे बढ़ गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया, बट mg तो वही है, mg तो वही का वही है, बट यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब नेट फोर्स किधर आ गया, ऊपर की तरफ। हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वो ऊपर ही चला गया, दूर चला गया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे करके देखते हैं, इससे भी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो, यहां से यहां तक ले आओ, यहां से यहां तक ले जाना मतलब इससे थोड़ा सा दूर ले जाना, आप इसको यहां से थोड़ा सा दूर ले जाओ तो क्या हुआ, इस बार फोर्स घट गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया,
बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही है, वही है। तो नेट फोर्स किधर आ गया है? नीचे की तरफ। नेट फोर्स नीचे की तरफ मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वहीं आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब y1 इज अनस्टेबल एंड y2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा कौन सा है? ये दोनों ही सेम हो गया है। नहीं, ठीक तो है, ठीक है। तो हमें y1 अनस्टेबल चाहिए और y2 स्टेबल, ये ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं। एक, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ y मैथमेटिकली लिखना, उससे ग्राफ के बारे में जानकारी लेना, कहाँ मैक्सिमा होता है, कहाँ मिनिमा होता है, ग्राफ का कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में बताना। तीसरी बात कि मैक्सिमम मास कितना हमने बैलेंस किया है। फोर्थ बात है कि अगर उस मैक्सिमम मास से थोड़ा सा कम है तो वो दो जगह इक्विलिब्रियम में होता है, एक y1 पे एक y2 पे। तो दोनों ही जगह इक्विलिब्रियम है, तो कहाँ कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, इसके बारे में भी हमने जानकारी आपको दे दिया है। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल इसमें आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मान लो ओरिजिन पर कोई 1 कूलम चार्ज, ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज, 1 मीटर पर 1 कूलम, फिर 2 मीटर पर 8 कूलम, फिर 3 मीटर पर 27 कूलम, वैसे ही बढ़ते जाते हैं डॉट डॉट डॉट। 10 मीटर पर कितना हो जाएगा? 1000 कूलम। हमें बताना है ऑरिजिन पर जो रखा हुआ है 1 कूलम चार्ज, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट origin ड्यू टू ऑल चार्जेस। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट origin। तो ध्यान से देखें आप, इसकी वजह से अगर मैं फोर्स देखूं, सबका सब पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, सबकी वजह से फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो डायरेक्शन सबका सेम है, क्योंकि फोर्स का वेक्टर के हिसाब से जोड़ते हैं, तो डायरेक्शन के बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा। तो ये फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ k, ये 1 कूलम तो सब में क्या होगा? सेम ही होगा। q1 q2 Q2 को वहाँ छोड़ देते हैं। Q2 में कितना है? 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस, फिर Q2 कितना है? 8 है, अपॉन आर स्क्वायर इज 4 प्लस 27 अपॉन 9 डॉट डॉट डॉट, दैट इज 1000 अपॉन 100। तो F बराबर हो जाएगा यहाँ से K इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। अब फर्स्ट n टर्म्स का समेशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2।
तो f बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 11/2 इंटू के दैट इज 55 के। के तो ये हमारा जवाब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें n इंटू एन प्लस वन होता है या n इंटू एन माइनस वन होता है? फर्स्ट n टर्म्स का। हालांकि इसमें अगर मुझे देखना हो n इंटू एन प्लस वन बाई टू या n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ऐसा सम ऑफ जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इन सब का क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये सीरीज में हम पढ़ते हैं। और क्यूबिक का क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मेरे मन में एक और सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 10, लास्ट 9 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में ये है कि 1 2 3 मीटर, ये +1, यहाँ -2 कूलम, ये +3 कूलम, -4 कूलम 4 मीटर पे, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये ऐसा सेटअप इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब फोर्स बताना है 1 कूलम चार्ज पे जो ऑरिजिन पर रखा हुआ है। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट इस पे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये है, अगर आप इस पे निकालें तो फोर्स बराबर इस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स F बराबर के तो कॉमन ले लेते हैं, Q1 भी कॉमन लेते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 डॉट डॉट डॉट। अब ये ना तो AP है, ना GP है, ना HP है। तो इस समेशन को कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए मुझे सिखाना ये नहीं था, मुझे सिखाना एक सीरीज था जिसको हम फिजिक्स में बहुत बार यूज़ करते हैं, ln1 प्लस एक्स। ln1 प्लस एक्स का सीरीज का होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप ध्यान से देखें तो इस सीरीज में अगर x = 1 पुट कर दूं तो यही वाला वैल्यू हो जाएगा। आएगा नहीं आएगा? x = 1 पुट करो, 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, F बराबर k ln2। तो इसका जवाब होगा। तो मुझे ये सीरीज सिखाना था आपको इस सवाल से, ये हम कई बार हम यूज़ करते हैं ln1 प्लस एक्स का। ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको सॉल्व कर लें।
अब एक मेरे मन में वेरिएबल फोर्स का आ रहा है कि एक बार वेरिएबल फोर्स का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज यहां एक चार्ज पार्टिकल है Q और इससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल q रखा जा रहा है। चार्ज प्लेस्ड है, ये फिक्स्ड है, ये q चार्ज फिक्स्ड है। इसको यहां से हम रिलीज कर देते हैं। रिलीज कर तो ये दोनों ही सेम चार्ज क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये दूर जाएगा। सवाल ये है कि जब यहां से ये 2r डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इस चार्ज पार्टिकल का मास मैं m दे देता हूं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। अब आप एक बात ध्यान से समझें कि अगर ये चार्ज पार्टिकल लेट्स सपोज ये x पर है, x पर है ये q, तो इसे फोर्स किधर लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा F, और ये F कितना होगा, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये x वेरिएबल है तो ये फोर्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, K Q Q अपॉन M इंटू एक्स के पावर में -2, फोर्स अपॉन मास। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ऐसा हम सब लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं dv/dt या फिर v dv/dx, dv/dt या फिर v dv/dx। तो अगर ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता तो क्या लिखते हैं, dv/dt। अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो क्या लिखेंगे, v dv/dx, दैट इज v dv अपॉन dx। तो v dv बराबर क्या हो जाएगा, k q q अपॉन स्मॉल m x के पावर -2 dx। जब x बराबर r है तो रिलीज किया गया है, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0। तो x बराबर जब 2r है तो वेलोसिटी क्या है, v। तो ये क्या हो जाएगा, v²/2, लिमिट पुट कर ली, इज इक्वल टू k q q अपॉन m। x पर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा -1/x r से 2r। तो यहाँ से v² बराबर हो जाएगा 2k q q अपॉन m 1/r -1/2r। तो यहाँ से जवाब हो जाएगा v बराबर √, ये यहाँ से आ जाएगा 1/2r, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा k q q अपॉन mr। ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से करेंगे, जब एनर्जी के बारे में हम जानकारी ले लेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी से इस सवाल को जल्दी किया जा सकता है। तो जब वहाँ मैं पढ़ाऊँगा पोटेंशियल एनर्जी तब भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊँगा, लेकिन अभी मैंने आपको वेरिएबल फोर्स से ये क्वेश्चन कराया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। देख लें इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं।
सर्कुलर मोशन मान लो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में ये है कि मान ले एक सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज है। इस चार्ज पार्टिकल से हमने एक थ्रेड बांध दिया है, यहां भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज क्यू है, मास m है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये। इसका मिनिमम स्पीड क्या दूं, यू मिनिमम क्या हो, सो दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फाइंड मिनिमम velocity at the lowest point so that it will complete vertical circular motion। ये बताना है। अब एक बात हम समझते हैं कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है तो इसके क्या जीरो होते हैं, टेंशन या वेलोसिटी। अगर हमने मिनिमम निकाला है तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जीरो होगा, टेंशन या वेलोसिटी। टेंशन जीरो होगा। कहीं भी अगर रस्सी स्लैक ना हो, इसके लिए टेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहां कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो टेंशन लग रहा होगा, दूसरा mg लग रहा होगा, तीसरा ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया है, कौन सा, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये आ जाएगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, और ये हम यहां का वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, अच्छा स्लैक ना हो इसके लिए टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए। ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, Fe माइनस, यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, T प्लस, इक्वेशन लिख रहा हूं ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, T प्लस mg माइनस Fe बराबर, इसका लेंथ कुछ L मान लेते हैं, T प्लस mg माइनस Fe बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r। अब हाईएस्ट पॉइंट पे हमें मिनिमम स्पीड दिया गया है, इसलिए टेंशन को क्या कर लें, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, mg माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई l। एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन का, या वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस किस का वर्क डन, सर जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का लिख लो, ग्रेविटी है, टेंशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। टेंशन का वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि टेंशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट उसके हमेशा परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फिर से उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन होगा, और ग्रेविटी का वर्क डन ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस mg इंटू, ये डिस्टेंस हो गया 2r, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u मिनिमम का स्क्वायर। तो यहां से मैं सॉल्व कर लें, m खत्म, तो ये हो जाएगा, इसको u मिनिमम का स्क्वायर बराबर, u मिनिमम का स्क्वायर, सबको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, उसको उधर ले आते हैं, तो v स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4gl, और इस v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दें, तो ये हमारा
जवाब हो जाएगा। तो एक कूलम्ब्स फोर्स का यूज हमने सर्कुलर मोशन में भी यूज कर लिया है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। लिख लें इसको। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जब किसी मीडियम में रखा होता है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि 1F/ER का वैल्यू फोर्स कम हो जाता है, बट क्यों कम होता है, किस तरह की बातें उसमें होती है, मैं एक बार उसकी चर्चा कर लेता हूं। तो हेडिंग लिख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में भी लिख रखा है इस बात को कि हमारा फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, कि मीडियम पे ये किस तरह से फोर्स डिपेंड करता है। पहला फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ, फिर उसको थोड़ा फील भी कर लेंगे कि कैसे कैसे ये इस तरह से हुआ है, कहाँ मीडियम का फॉर्मूला लग जाएगा, कहाँ नहीं लगेगा, इन सब की मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स बराबर F बराबर क्या होता है, 1/4 E0 ER Q1 Q2/R²। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोर्स बराबर क्या लिखा है, 1/4 E0, ये क्या है, फोर्स इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन क्या है ER। मतलब फोर्स हुआ क्या है, ER टाइम्स डिक्रीज हो गया है। अब इस डिक्रीज होने का अगर हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, मान लो एक Q चार्ज, मान लो दोनों ही कुछ प्लस Q चार्ज, एक प्लस Q चार्ज, इस प्लस Q चार्ज को हमने किसी मीडियम में लाके रख दिया है, हमने किसी मीडियम में लाके इसको रख दिया है। मीडियम पानी में लाके रख देते हैं, समझ लेते हैं इस बात को। पानी होता क्या है, H2O। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे पार्सली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इन दोनों की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका नाम कुछ 1 रख लेते हैं, इसका नाम कुछ 2 रख लेते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसमें फोर्स इस तरफ होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, हाँ, तो इस पे अगर ये प्लस चार्ज, तो कौन सा चार्ज इसके पास आएगा, नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव चार्ज। अगर ये चार्ज नहीं होता, अगर ये चार्ज नहीं होता तो इस पे क्या होता, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज। अगर ये नहीं होता तो इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन इसके होने की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज कुछ और आ जाएगा, इस प्लस चार्ज होने की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज कुछ और आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरफ की डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये चार्ज नहीं होता,
इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इस पर फोर्स क्या हो जाता उसका 0। लेकिन इसके होने की वजह से इधर इंड्यूस्ड ज़्यादा हुआ है और इंड्यूस्ड ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा कुछ इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज का फोर्स कुछ इस तरफ आ जाएगा। तो अब नेट फोर्स कौन सा है, ये और ये दोनों का वेक्टर सम, तो यही रहा या उससे कुछ कम हो गया है, कुछ कम हो गया है। तो नेट फोर्स जो हम लिखते हैं इस पे, नेट फोर्स ये क्या हो जाएगा F12 माइनस F इंड्यूस्ड, और ये किसके बराबर आता है, ये 1/4 पाई E नोट ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, एक बात और हमारे मन में आता है, एक सवाल मेरे मन में और आता है कि सर क्या F12 पहले जितना लग रहा था एयर में, अगर लेट्स सपोज एयर में ये फोर्स इन दोनों के बीच में क्या लग रहा था, अगर ये एयर की बात करूं तो क्या होगा K 1/4 पाई E नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या पानी में जाकर के अभी भी 1 पे 2 उतना ही फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल सही बात है। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी ये बात सीखा था कि एक के ऊपर दो जो फोर्स लगा रहा है, किसी के एब्सेंस या प्रेजेंस होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी ये इस कंडीशन में भी F12 सेम ही होगा जितना एयर में लगा रहा होगा। तो फोर्स F12 स्टिल सेम इन मीडियम, मीडियम में भी वो अभी भी सेम ही होगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक्स्ट्रा कौन सा एक फोर्स आ गया है, इंड्यूस्ड फोर्स। तो आपको इस बात का समझ में भी आ रहा होगा कि ER उसका ज़्यादा होगा जिसमें इंडक्शन ज़्यादा होगा। इसकी जानकारी अभी बाद में और मिलेगी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। मतलब इसका जिसका इंडक्शन ज़्यादा होगा उसका फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू आपको थोड़ा बहुत समझाऊं तो ER वैक्यूम में लिखेंगे आप तो ये 1 हो जाता है। अगर आप एयर में लिखेंगे तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाता है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा एयर का। अगर आप ग्लास में लिखें या फिर प्लास्टिक में तो ये लगभग 6 के बराबर आता है। पानी का लिखेंगे तो ये लगभग 81 के बराबर आता है। और बेहतरीन पार्ट जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेटल के बारे में या किसी कंडक्टर के बारे में, उसका ER वैल्यू इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर मतलब कैपेसिटेंस में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे इसका नाम हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से यूज़ करते हैं। अब एक सवाल और मेरे मन में आता है कि अगर मान लो ये Q1 चार्ज यहाँ है और Q2 यहाँ है, ये एयर में है और ये वाटर में है। दोनों एयर में है तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, दोनों ही वाटर में है तो भी मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। लेकिन अगर एक एयर में है और एक वाटर में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? क्या निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, बट हमारे सिलेबस में ये पार्ट अभी नहीं है। निकाला जा सकता है लेकिन हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। दूसरी बात, एक बात और मैं और कह देना चाह रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब जैसे दोनों ही हमने चार्ज जो हमने यहाँ लिया है चार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर भी मीडियम पानी होना चाहिए, नीचे भी पानी होना चाहिए, इधर भी पानी होना चाहिए, इधर भी पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा पानी हो। मतलब कि अगर ये इस तरह का हुआ, लेट्स सपोज ये एयर है और हमने ये Q1 और Q2 यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रख दिया है, तो इस जगह पे भी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है मीडियम के बारे में। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में है
कि दो स्ट्रिंग ले लिया गया है, लेंथ L है, दोनों थीटा एंगल पे, मास m है, ये किसी मीडियम में डाल दिया गया है, किसी लिक्विड में, जिसका डेंसिटी दिया है 0.8 ग्राम पर सीसी। इस स्फेयर का डेंसिटी भी दिया गया है 1.6 ग्राम पर सीसी। हमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का पूछा जा रहा है। अब एक बात समझते हैं कि जैसे ये इक्विलिब्रियम है इस थीटा पे, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। ये L है, ये L cos थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा, ये भी L sin थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L sin थीटा। इस पर मैं FBD बनाऊं तो ग्रेविटेशन, एक हो जाएगा टेंशन, और तीसरा हो जाएगा, ये दोनों स्मॉल क्यू चार्ज है, ये गिवन है, तो इस पे लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये तीनों मिलके जीरो है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, इस तरफ हो जाएगा T sin थीटा। क्योंकि ये लिक्विड के अंदर है तो इसका बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा, और बॉयंसी फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ FB। अगर मैं वर्टिकल में जीरो करूं तो क्या लिखेंगे हम, T cos थीटा प्लस बॉयंसी फोर्स, और बॉयंसी फोर्स क्या होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8 ग्राम पर ml है, रो इंटू वॉल्यूम, कुछ इस स्फीयर का V मान लेते हैं, रो Vg बराबर, ये क्या हो जाएगा mg क्या हो जाएगा रो इंटू V समास इंटू जी। ये वर्टिकल में हमने जीरो कर दिया है। अब एक हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल का फोर्स क्या हो जाएगा T sin थीटा, और ये किसके बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है K Q स्क्वायर अपॉन 2L sin थीटा का स्क्वायर, 2L sin थीटा का स्क्वायर। अब इसका इस K के वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं 1/4 पाई E नोट ER, 1/4 पाई E नोट ER। अब इसमें हम वेरिएबल देख लें तो T हो जाएगा, इससे हमें टेंशन की जानकारी मिल जाएगी, और उस टेंशन को इसमें पुट कर दिया जाए तो हमें ER की जानकारी मिल जाएगी। बट इसमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, इस स्फीयर का वॉल्यूम V भी गिवन होना चाहिए। अगर इस स्फीयर का वॉल्यूम V गिवन है तो यहाँ से T कैलकुलेट हो जाएगा, और इस T का वैल्यू इसमें पुट कर दे तो हमें ER की जानकारी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। कई बार इसमें यह भी सवाल बनता है कि ये हमने ऐसा रखा था तो थीटा एंगल बनाइए, थीटा एंगल बना एयर में, फिर हमने उसको पानी में लेके चले गए, तब भी ये थीटा मेंटेन रहता है, तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस पानी का क्या होगा। तो फिर से वही फोर्स का बैलेंस करना है और कोई खास बात नहीं है। तो इस तरह के सवाल हम मीडियम में भी सवाल बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कोनिकल पेंडुलम और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का हम सीखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस और कॉनिकल पेंडुलम से जुड़े हुए सवाल करेंगे। फिर और मेरे मन में जो भी सवाल आएगा वो हम और क्वेश्चन करेंगे।